इंक्लूजन एक नीड है और अल्टीमेटली इस सोसाइटी में इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है और बच्चों को, हमारे स्पेशल बच्चों को इंक्लूजन में ही रहना है। वो कोई अलग स्पेसीज नहीं है, अलग प्रजाति नहीं है, बिल्कुल वो हमारी ही सोसाइटी का हमारा ही पार्ट है। तो उनको हम अलग करके देख ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं बहुत स्ट्रांगली मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मुझे कुछ विरोध भी इस मामले में देखने को मिला कि कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्रेल के फेवर में नहीं हैं। एक थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है कि अगर एक दिन के लिए आपकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करना पसंद करेंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है कि पहले क्या करना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले एक कप चाय बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा जो अगला ड्रीम है, जो मेरा अगला टारगेट है, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मुझे अपने स्कूल को बैगलेस करना है। अगले 5 साल के अंदर क्लास 6 ऑनवर्ड्स मेरा स्कूल में एक भी बच्चे के पास कोई बैग नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीबीएसई ने हमारे विद्यालय को A+ कैटेगरी के विद्यालय की श्रेणी में रखा है और हम सीबीएसई के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक विद्यालय हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ वो शख्स हैं, जब वो स्कूल में राउंड पर निकलते हैं तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स की भी कमर सीधी हो जाती है। आपने सही पहचाना, ये है एक प्रिंसिपल, और एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल है जहाँ पर जिंदगी को आंखों से नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और उम्मीदों से देखा जाता है। नन अदर देन श्री अमित शर्मा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप सब इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाने का कार्य आपका जो 91.2 NIVH हेलो दून है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है आप सबका। और इससे निश्चित रूप से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जो जितनी भी दिव्यांगता है उसके लिए एक अवेयरनेस जनरेट हो रही है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आपने हमें बधाई दी और अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपको बधाई देने का, क्योंकि अभी रिसेंटली 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा विद्यालय जो है ये सीबीएसई से एफिलेटेड विद्यालय है और गत वर्षों से लगातार हमारा विद्यालय का जो 10th और 12th बोर्ड में परसेंटेज है वो 100% है। हमारे 100% बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं और इस बार भी 10th और 12th में हमारे 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें क्लास 12th में हमारा एक बच्चा है आशीष कुमार, उन्होंने इस बार 93% अंकों के साथ विद्यालय को टॉप किया है। और इस बार महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे 2 दृष्टि दिव्यांग बच्चों ने बिना किसी स्क्राइब की सहायता से अपने एग्ज़ाम लैपटॉप के थ्रू दिए और वो एक स्वावलंबन का प्रतीक है कि अब हमारे बच्चों को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्रतिशत के साथ प्रथम श्रेणी के साथ अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में आए? देखिए, ये बाई चांस नहीं है, ये बाई चॉइस ही है, क्योंकि ये लगभग काफ़ी लंबे समय पहले 2006-07 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उत्तर प्रदेश में और उसी समय मुझे पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला बैच स्पेशल एजुकेशन का प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैंने यहाँ के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट दिया। तो मुझे उत्सुकता हुई कि क्यों ना मैं इस स्पेशल फील्ड में जाकर एक कुछ नया काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उस समय इस फील्ड की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हमारे गांव के पास ही एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति मैंने देखा था और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो भी काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट थे, वो काफ़ी कार्य खुद कर लेते थे। तो शायद उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इस फील्ड में हूँ। तो उसके बाद मैंने दिल्ली का एंट्रेंस टेस्ट दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और तब से लेकर आज तक मैं इसी फील्ड में हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो कितने साल हो गए सर? मैम, 2007 से लगातार अभी तक मैं इस फील्ड में कार्य कर रहा हूँ। जी, एक अच्छा लंबा समय है। जनरली जब हम दूसरे स्कूल्स की बात करते हैं और स्पेशल स्कूल की बात करते हैं तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है दोनों स्कूल्स में? देखिए, विशेष विद्यालय अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे वे सारे रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए होने चाहिए।
जबकि जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं जिनको कि हम जहाँ पे कुछ बच्चों का इंक्लूजन सेटअप में हम एडमिशन करा देते हैं, वहाँ पे बच्चों को अपने आप को विद्यालय के एनवायरनमेंट में ढालना पड़ता है। हो सकता है कि वहाँ पे स्पेशल टीचर्स ना हो सकता है कि उस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो बहुत बड़ा एक अंतर है। लेकिन जितने भी विशेष विद्यालय होते हैं उनमें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो कि एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और इंक्लूजन में भी बच्चे सफलतापूर्वक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर भी विशिष्ट विद्यालयों का एक अपनी विशिष्ट पहचान है और हमारा विद्यालय भी एक विशिष्ट विद्यालय है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीबीएसई ने हमारे विद्यालय को A+ कैटेगरी के विद्यालय की श्रेणी में रखा है और हम सीबीएसई के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक विद्यालय हैं। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे NIVH के कैंपस में जो हमारा विद्यालय है वो इतना अच्छा आपकी मार्गदर्शन में सर वो काम कर रहा है। सर बात ये भी है कि जब पढ़ाई की बात आती है, थोड़ा और हम इस बात को और गहराई से जानना चाहेंगे कि क्या टूल्स और क्या टेक्निक्स इसकी अलग होती हैं बाकी स्कूलों के मुकाबले। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ये इतनी अर्ली स्टेज में हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। बाल वाटिका का एक बच्चा 5 से 6 साल की एज में हमारे यहाँ पे आ जाता है और अब्सेंस ऑफ विजन के कारण क्या होता है कि उस बच्चे ने दुनिया देखी हुई नहीं होती है। उसको केवल अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स का ही टच पता होता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर उसको होता है। तो सबसे पहले हम बच्चे को यहाँ लाते हैं, बच्चे का यहाँ पे प्रवेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं। हम उनको डेली लिविंग स्किल्स सिखाते हैं, हम उनको मोबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं। उनके अंदर वो एक विश्वास पैदा करते हैं कि हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स के रोल में यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ाई पे आते हैं और यही हमारी सफलता का एक मूल मंत्र है। क्योंकि ब्लाइंडनेस का जो मेजर इफेक्ट पड़ता है ना, वो हमारी मसल्स पे भी पड़ता है। बच्चा अच्छी डाइट ले रहा है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज बच्चा अच्छी नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरफैट उसके अंदर हो सकता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा डाइट लेगा। और पर्टिकुलर अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, मोबिलिटी अच्छी नहीं करेगा, तो क्या होगा कि बच्चे की मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी। हमारा ना मोबिलिटी, हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें विजन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देख के सीखते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ क्या है कि वो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए रोल मॉडल क्या हो। तो इसलिए हम लोग उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देते हैं और उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहता है। और उसके बाद बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर ये आपने। तो सर ये तो बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा, हर एक बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसकी नीड्स अलग अलग होती होंगी। आप शायद ही ऐसा होता होगा कि 2 बच्चों की एक जैसी सी नीड होती होगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इस दुनिया में हर कोई अपने आप में यूनिक है। हर किसी बच्चे की आदतें अलग होती हैं, हर बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं। और यहाँ पे तो स्पेशल विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, हो सकता है कि उनमें कुछ पार्सली साइटेड हों, और मैक्सिमम बच्चे तो हमारे स्कूल में 90% बच्चे तो टोटली ब्लाइंड कैटेगरी से आते हैं। तो उनकी हर बच्चे की अपनी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। तो उसके लिए आईपी तैयार उनकी की जाती है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान तैयार किए जाते हैं। उनमें देखा जाता है कि बच्चे को स्पेसिफिक नीड क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि आपने लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम सुना होगा कि वो केवल साइटेड बच्चों में ही हो सकती है। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। तो उसमें क्या होता है, उन केसेज में हमारे लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के उसमें सिम्टम्स हैं और उसके साथ साथ विजुअली इम्पेयरमेंट भी है, या फिर बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड भी है, ब्रेल में वो शब्द सही नहीं लिख पा रहा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो बहुत सारे जो चैलेंज हैं वो डे टू डे हमारे सामने आते हैं। और फिर उसमें आईपी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आईपी का हम एक एक बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाते हैं और स्कूल आवर्स के बाद हम रेमेडियल टीचिंग इस तरह के बच्चों को देते हैं, तो उससे रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं। उससे पॉजिटिव एक फर्क आता है। जी 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 जी। तो सर अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में स्कूल की बात करें तो अब तक का आपका कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग कोई ऐसी सिचुएशन रही हो? देखिए, 2-3 केस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक बच्ची है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक बार उस बच्ची का एडमिशन के लिए मेरे पास वे लोग आए। एक एसपी साहब थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वे आए और चंपावत डिस्ट्रिक्ट से थे। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा गरीबी है।
तो वो बच्ची जब मेरे पास आई तो मैंने देखा कि उस बच्चे का मेडिकल टेस्ट कराया तो उस बच्ची को जॉइंटिस भी था, उस बच्ची को टीबी भी था और बच्ची ब्लाइंड भी थी। कितना उम्र होगी उसकी? उस बच्चे की उस समय एज थी 8 इयर्स। 8 इयर्स का बच्चे को इतनी सारी यस तकलीफें। मैम। और टोटली ब्लाइंड होने के साथ साथ बच्ची पीलिया से पीड़ित है, बच्ची टीबी से पीड़ित है और बच्ची की मदर भी नहीं है, मदर उनकी एक्सपायर हो चुकी थी। सो सबसे पहले मैंने उनको बोला कि सर अभी हम बच्चे का एडमिशन तो लेंगे लेकिन अभी बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने उनके लिए एक आइसोलेशन में एक अलग से रूम तैयार करवाया, उनका ट्रीटमेंट कराया क्योंकि दूसरे बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे को टीबी था। उसके बाद वो बच्ची बड़ी जल्दी तेजी से रिकवर होने लगी। अच्छा। लेकिन यहाँ एडमिशन के बाद उनके फादर में भी डिसेबिलिटी थी, ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड थे। यहाँ एडमिशन के बाद 2 साल बाद उनके फादर भी एक्सपायर हो गए। तो आज वो बच्ची क्लास 8th में आ चुकी है और बहुत ही अच्छी हेल्दी बच्ची है। क्या बात तो है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो बच्ची यहाँ ना आती तो उस बच्ची का क्या होता। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है और बच्ची फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बनेगी, वो दूसरों को रास्ता दिखाएगी। आज वो रास्ता अपना खुद तैयार कर रही है। और दूसरी बच्ची एक मेरे सामने आती है, वो बच्ची थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल उसमें चैलेंजेस थे क्योंकि उस बच्चे के साथ ब्लाइंडनेस के साथ साथ जब बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो जाता है तो और चैलेंज बढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी मदर की हमने काउंसलिंग की, उनकी मदर ने स्पेशल एजुकेशन में भी फिर एक कोर्स किया और हम लोग थ्रू आउट उनको सपोर्ट करते रहे। इसी बार उस बच्चे ने क्लास 12th उत्तीर्ण की है, तो वो भी मैं अपनी एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो कि पूरी तरह उसकी स्पीच डेवलप नहीं थी, जिसको कि थोड़े बिहेवियरल डिसऑर्डर थे, साथ के साथ उसको ब्लाइंडनेस भी थी, तो आज वो बच्ची बहुत अच्छा कर रही है और आज क्लास 12th उत्तीर्ण कर चुकी है। तो जब हम ऐसे केसेस देखते हैं तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल सर, मतलब छोटेपन से फिर जब स्कूल के 12वीं तक आना, यानी कितनी लंबी जर्नी बच्चा आपके सामने वो पूरी कर रहा है, तो यकीनन स्कूल से बाहर जाने के बाद वो अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हम गार्जियन के रोल में होते हैं तो बहुत से बच्चे स्कूल से जाते हुए इमोशनल होते हैं कि अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब NIVH में जो हमें सपोर्ट मिला था वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम उन बच्चों को बहुत पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने अपने विद्यालय में आज हम क्लास 6 ऑनवर्ड जितना भी हमारे एग्जाम पैटर्न है वो हमारा ब्रेल के बजाय कंप्यूटर में हो रहा है। और मुझे कुछ विरोध भी इस मामले में देखने को मिला कि कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्रेल के फेवर में नहीं हैं, लेकिन मैं ब्रेल के बहुत फेवर में हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ एक ऐसा स्किल एज के साथ उनका डेवलप हो जाए जो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ काम आए। सो हमारे बच्चे ब्रेल के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 1st से लेना शुरू कर देते हैं और वो इतना परफेक्ट हो जाते हैं क्लास 10th 9th 10th तक आते आते कि वो उसके बाद अच्छे, अगर वो IT सेक्टर में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एक अच्छे प्रोफेशनल सिद्ध हो सकते हैं। तो ब्रेल के साथ साथ हमारा सबसे ज़्यादा फोकस कंप्यूटर एजुकेशन पे है, कंप्यूटर लिटरेसी पे है और इसीलिए हमारा जो स्किल सब्जेक्ट है CBSE के, उसमें हमने IT के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर ये तो बात हुई कि आपने भी बताया कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनमें वो किस तरह से ग्रोथ हो रही है उनकी स्कूल में, कैसे आगे चल के वो स्टोरीज जो है वो एक सक्सेस स्टोरी में हमारी बदलती है। तो कभी सर ऐसा तो हुआ होगा, कोई ना कोई समय ऐसा आया होगा जब आपके बच्चों ने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने आपको सरप्राइज किया होगा, वो खट्टा मीठा कुछ? सरप्राइज तो एवरीडे देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इस समय विद्यालय में 248 स्टूडेंट्स हैं और लगभग 150 के आसपास बच्चे दूसरे कोर्सेज में हैं, तो 400 बच्चे हो जाते हैं और सब बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैथ्स इंचार्ज मैं ही हूँ। तो वो वहाँ पे हर बच्चे की चॉइस खाने की अपनी अलग अलग होती है। तो हम बच्चों के साथ बैठ के मैथ्स मेन्यू तैयार करते हैं और फूड क्वालिटी हमें चेक करनी होती है। तो एक उनके लिए मैथ्स में हाइजीन मेंटेन रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे पूरी तरह फिट रहेंगे तो ही वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा, हमारा अचीवमेंट है। हमारे पास ब्लाइंड जो गर्ल्स हैं उनकी फुटबॉल टीम है, बॉयज़ की फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है हमारे पास। हमारे बच्चे मैराथन दौड़ते हैं
तो बहुत अच्छा, ओवरऑल हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे फिजिकली फिट होंगे तो वो मेंटली फिट रहेंगे। जहाँ एक दूसरे दृष्टि दिव्यांग, उनको मोबिलिटी में दिक्कत होती है, चलते समय डर लगता है, हमारे बच्चे रनिंग कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर तभी से आता है जब बचपन से हम उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप कर सकते हैं, और एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के सरप्राइज मुझे मिलते रहते हैं। अभी जतिन शर्मा एक बच्चा है, वो स्विट्जरलैंड में 5 किलोमीटर जो रनिंग हुई है उसमें गोल्ड मेडल लेके आया है, और खेलो इंडिया का अभी जो हमारा हुआ था उसमें बच्चे का 3रा स्थान रहा है 5 किलोमीटर रनिंग में। तो वहाँ पे वो एडल्ट बच्चों के साथ रनिंग, वे बच्चे उसके कॉम्पिटिटर हैं जो ओलंपिक में खेलते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बच्चा मेरा 3री पोजीशन पे आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स में अगर मैं बताऊं तो ग्लोबल आईटी चैलेंज एक हुआ था साउथ कोरिया में, ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें इंडिया के लिए 3 प्राइज आए थे आईटी सेक्टर में, और तीनों हमारे ही विद्यालय से थे। क्या बात है सर। तो ये एक अलग लेवल का सरप्राइज होता है, अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है, और इसमें टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके ही मेहनत से आज ये अचीवमेंट हमें मिले हैं। और हॉस्टल में अगर हमारे बच्चे फिट हैं तो हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल आया, उनका भी मैं हमेशा आभारी रहता हूँ कि वे बच्चों को इतना ज़्यादा केयरफुल होके उनके साथ काम करती हैं। हमारा मैस है, सर्दी गर्मी बरसात कोविड कभी मैस नहीं रुकता, तो सब लोग एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, तभी एक रिजल्ट मिल पाता है। बच्चों की सफलता की पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे संस्थान की जितनी भी यूनिट हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारी अलग अलग यूनिट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान इसमें है, और आपका भी है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे आके स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनकी स्टोरी रिकॉर्ड होती हैं, तो उनके अंदर बचपन से ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और बच्चों का कंटेंट बच्चों के लिए, ये जो थीम है ना, क्योंकि बच्चों की स्टोरी बच्चे बना रहे हैं, बच्चे बच्चों को सुना रहे हैं, तो वो एक ऐसा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है जो आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। अरे सर, ये तो आपने जो आपकी लीडरशिप में बाकी जो सारे डिपार्टमेंट्स, एक इंजन होता है जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर चलता है, बिल्कुल उस तरीके से ये सब चीज़ें हैं सर। सर एक बात और जहन में आती है कि क्योंकि हमारा एक ये रेजिडेंशियल स्कूल है, तो जाहिर सी बात है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में छोड़ने आते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि यह कोएड स्कूल है, यहाँ पे गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, सो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बच्ची हमारी है और उनके फादर बच्ची से मिलने के लिए आ रहे हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री नहीं है, मेरी भी गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमारे गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल गार्ड्स हमेशा रहती हैं। तो कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चे की सेफ्टी क्या है, तो वो यहाँ पे आके देखते हैं कि सर हम बहुत सेटिस्फाई हैं कि इतना ज़्यादा आपने सेफ्टी का प्रोटोकॉल यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद फिर डाइट पे आते हैं, तो डाइट को वो देखते हैं तो बोलते हैं कि सर इतनी अच्छी डाइट तो हम घर में नहीं दे पाते हैं, है ना। उसके बाद स्कूल में आते हैं तो पढ़ाई देखते हैं, और उसके बाद हम टाइम पे हम पीटीएम भी कंडक्ट करते हैं। तो एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है। तो इसलिए पेरेंट्स के जितने भी कंसर्न होते हैं, जितनी भी उनकी क्वेरी होती हैं, वो समय समय पर वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं, और वो भी स्कूल का एक पार्ट बन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों की डे टू डे की जो उनकी लिविंग है, उनको जैसे जब छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, वो उनका नहाना है, खाना खाना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इस सब की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह वो सब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। और छोटे बच्चों को स्कूल लाने के लिए, मैस में लंच टाइम में मैस ले जाने के लिए उस समय टीचर्स की और आया की ड्यूटी होती है। वो एस्कॉर्ट करते हैं बच्चों को, वहाँ पे छोड़ते हैं, उसके बाद खुद खाने के लिए जाएंगे, और फिर जब लंच ओवर होता है उनको लेके आएंगे, फिर छुट्टी के समय पे लेके जाएंगे। तो एक पूरा हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को देते हैं, जिसमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात है सर ये। सर अभी हमारी सोसाइटी में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे।
तो ये जो आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या है और वो कैसे दूर हो सकती है? देखिए, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, लेकिन अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारे सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता कौन है? भगवान गणेश है। आज अगर भगवान गणेश किसी के सामने कोई बच्चा भगवान गणेश के रूप में जन्म ले ले तो उसको तो आप क्या कहेंगे? डिसेबल्ड कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमने भगवान गणेश को प्रथम देवता माना, यानी कि हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा उनके एक्सेप्टेंस थी कि हमने उनको स्वीकार किया और उसके साथ साथ हम उनकी आज भी पूजा करते हैं। तो आज की सोसाइटी में लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग डिसेबिलिटी को लेके हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत है। और इसीलिए आज चाहे वो 91.2 NIVH हेलो दून हो या देश के अलग अलग भागों में इंक्लूसिव एजुकेशन जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो हो, या फिर मॉडल स्कूल के अचीवमेंट हो या दूसरे स्कूल्स के अचीवमेंट हो, या फिर जितने भी हमारे दृष्टि दिव्यांग रोल मॉडल हैं, वो सब एक समाज की धारणा को बदलने का काम भी कर रहे हैं कि दृष्टि दिव्यांग क्या कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चे IT सेक्टर में हैं, आज हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, IAS ऑफिसर हैं, तो अच्छे अच्छे लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हमारे बच्चे हैं। तो क्या कुछ हमारे बच्चे नहीं कर सकते? लेकिन सोसाइटी को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि डिसेबिलिटी का मतलब कुछ ना करना नहीं है। डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं, अलग तरीके से वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको कम करके आंकना बहुत ही गलत है। वो हमसे बेहतर भी कर सकते हैं, यानी समान अवसर दिए जाने और एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल दी जानी, तो सबके वो एक्सेसिबिलिटी मेन फीचर है और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना भी बहुत जरूरी है। तभी एक रिस्पेक्ट हमारे जितने भी दिव्यांग हैं उनको मिलेगी। क्योंकि ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो केवल म्यूजिक में ही अपना कैरियर बनाएंगे। म्यूजिक ऐसा फील्ड नहीं है कि भाई उसमें कैरियर नहीं बन सकता, लेकिन ब्लाइंडनेस के साथ म्यूजिक को जोड़ दिया जाता है कि ब्लाइंड है तो वो केवल म्यूजिक में ही परफॉर्म, वो केवल गाना ही गाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लाइंड बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे हमने साइंस स्ट्रीम शुरू की है और अभी 12th में हमारा फर्स्ट बैच है और CBSE से हमने इसका एफिलिएशन लिया है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मॉडिफाइड लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, मैथ्स लैब है और फ्यूचर में हम लोग बायोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा सपना है कि एक ब्लाइंड बच्चा मेडिकल के फील्ड में जाए, नीट के एग्जाम के थ्रू जाए और वो एक फिजिशियन बने। ठीक है, सर्जरी में कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं, लेकिन एक ब्लाइंड एक बहुत अच्छा फिजिशियन बन सकता है, बहुत अच्छा स्टेथोस्कोप यूज कर सकता है। और रही बात जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है या रिपोर्ट देखने की, उन सबको वो एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं एक ब्लाइंड व्यक्ति क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी हमारा ही बच्चा एक मेडिकल के फील्ड में जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत हम भी बिल्कुल इस बात के लिए ईगरली वेट करेंगे कि ऐसा हो और एक दिन हमारी हॉट सीट पे वो भी हो। डेफिनेटली वो दिन जल्दी ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमारी शुभकामनाएं इसमें आपके साथ जी। सर, ऐसा हो कि आपको एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए और इस एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको कुछ बदलना हो तो वो क्या होगा? देखिए, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जितने भी हमारे PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। इवन जो नॉन PWD बच्चे हैं उनके लिए भी फैसिलिटी नहीं है। सो मैं अपनी सरकार का ध्यान भी इस ओर देना चाहूँगा कि हमारा खास तौर से हमारा मंत्रालय दिव्यांगों के लिए, दृष्टि दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा बहुत दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं उनमें बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। सो अगर मुझे कुछ ऐसा मैजिक स्टिक मिलती है तो मैं चाहूँगा कि मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाऊँ जहाँ पे हर बच्चे के लिए, चाहे वो PWD हो चाहे वो नॉन PWD हो, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ सुविधाएं उनके विद्यालय में, सारी फैसिलिटी उनके स्कूल में अवेलेबल हो, जिससे वो भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने ला पाए। बिल्कुल सर, ये तो आपका एक वो कोमल मन और आपका जो डेडिकेशन है सर, वो PWDs के लिए तो दिखता ही है, पर क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते स्टूडेंट के लिए भी जो आपका एक टीचर वाला जो मन है कि मेरे सब बच्चों को शिक्षा के लिए सब कुछ मिले सर। क्योंकि शिक्षा एक अधिकार भी है मैम, और शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमारे बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाता है। अगर शिक्षा ना होती तो APJ अब्दुल कलाम नहीं बन पाते।
बिल्कुल। उन्होंने मेहनत किया। अगर शिक्षा ना होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं नहीं हो बन पाते। पाते, तो बिल्कुल। शिक्षा, एजुकेशन ही वो टूल है जो बच्चे को दुनिया के सामने उसके टैलेंट को ला सकता है। टैलेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब जन्म लिया, टैलेंट उनके अंदर तब भी था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर भी टैलेंट था, लेकिन अगर वो अवसर उन्हें ना मिलते तो आज आप सोच सकते हैं कि हम लोग उन्हें जानते, वे हमारे रोल मॉडल होते, शायद नहीं होते। तो शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें सशक्त बनाती है। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है कि अगर एक दिन के लिए आपकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करना पसंद करेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो उन्होंने मेरे से किक कराया गेम स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया। और ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस होना ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको एक स्टेप उठाते हुए डर लगता है कि सामने पता नहीं क्या होगा। अभी हमने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में एक डार्क रूम बनाया है, उसमें विजिटर्स आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, वो फील कर सकते हैं ब्लाइंडनेस क्या है। जिन बच्चों को ब्लाइंडनेस नहीं है वो भी आके वहाँ पे उस डार्क रूम में आंखें खुली रहेंगी, लेकिन आपको दिखाई कुछ भी नहीं देगा। अलग अलग मॉडल्स वहाँ पे रखे हैं, आपको टच करके उनको फील करना है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैडम। अगर आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांध दी जाए और उसके साथ हमें 24 घंटे भी रहना हो तो डेफिनेटली एक अंदर मेरे ही अंदर नहीं, सबके अंदर एक ऐसा फियर होता है कि कैसे काम चलेगा। बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं 24 आवर्स के लिए ये चैलेंज ले सकता हूँ। अरे सर, तो उसके बाद यदि ब्लाइंड फोल्ड कर दिया तो सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है कि पहले क्या करना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले एक कप चाय बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि उससे मुझे महसूस होगा कि हमारे बच्चे होम साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक ब्लाइंड के साथ बहुत बड़ा डिफिकल्टी होती है कि वो कैसे, मतलब एक फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, है ना, वो किचन को कैसे मेंटेन करें। तो वो वाला एक्सपीरियंस अभी मेरा बचा है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ मैं पढ़ तो सकता हूँ, मुझे उसमें चैलेंज नहीं है, लेकिन किचन वाला एक्सपीरियंस अभी मैंने नहीं लिया है। उस समय मैं एक किचन वाला एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहूँगा। जी सर, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, बहुत मज़ा आया आपके इस प्रश्न का उत्तर सुनने में। सर, अगला प्रश्न हमारा ये है कि अब स्कूल को लेकर आपका विजन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि आपका स्कूल को लेकर एक्सपेंशन आइडियाज़ क्या है? देखिए, अभी हम लोग साइंस स्ट्रीम अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अभी मेरा जो अगला ड्रीम है, जो मेरा अगला टारगेट है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर मुझे अपने स्कूल को बैगलेस करना है। अगले 5 साल के अंदर क्लास 6 ऑनवर्ड्स मेरा स्कूल में एक भी बच्चे के पास कोई बैग नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी। वो सब बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। हर टेबल पे एक कंप्यूटर होगा या एक लैपटॉप होगा और उसके थ्रू बच्चों की पढ़ाई होगी। हर क्लास में एक स्मार्ट क्लास होंगी सारी, हर क्लास में प्रोजेक्टर होंगे, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होंगे। और ये डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट को जल्दी ही अचीव करेंगे, क्योंकि हमें एक रोल मॉडल बनना है। हमें दिखाना है दुनिया को कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ड्रीम यही है कि नेक्स्ट 5 ईयर में क्लास 6 ऑनवर्ड्स में अपने स्कूल को बैगलेस स्कूल बना दूं। क्लास 5 तक ब्रेल पे हमारा पूरा फोकस रहेगा और हम बच्चों को पूरी ब्रेल लिटरेसी कराएंगे, लेकिन क्लास 5 के बाद हमें सब कुछ कंप्यूटर पे कराना है। ये मेरा एक टारगेट है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और अभी इसी हफ्ते हमें जो है लगभग 2 दिन के बाद ONGC से हमने CSR के लिए रिक्वेस्ट किया था और ONGC ने 15 लाख के अभी हमें सामान दिया है। लगभग 23 लैपटॉप ONGC हमें दे रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे स्कूल में हर बच्चे की टेबल पे आपको एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप दिखाई देगा और बच्चे अपनी सारी ही पढ़ाई उसके थ्रू करते हुए दिखाई देंगे। क्या बात है सर, स्कूल सिर्फ नाम का मॉडल स्कूल नहीं होगा, तब असलियत में वो एक मॉडल बनेगा सर। डेफिनेटली ये हमारा ड्रीम है और इसको लेके हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इसको लेके हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी अथॉरिटी का भी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मैं सच बताऊं तो टेक्नोलॉजी को लेके मुझे डांट पड़ी है। हमारे सेक्रेटरी सर हैं, वो मतलब इतने टेक्नोलॉजी को लेके उनका एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि उनका एक ड्रीम है कि सब बच्चे टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे हों कि वे इंडिपेंडेंट बने।
और मैं थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने एक गाइडेंस मुझे दी कि आपको आपका टारगेट क्या है, आपको क्या करना है। और वो एक मूल मंत्र आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बन चुका है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आभारी हूँ अपने निदेशक महोदय का भी, जो समय समय पर हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो उनको पूरा करने में हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत, अब तो आने वाला समय भी टेक्नोलॉजी वाला समय है, तो हमारे बच्चे भी पीछे क्यों रहे। डेफिनेटली अभी हमारी जेएस मैडम यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने भी वो भी काफ़ी उन्होंने बच्चों को अप्रिसिएट किया। उन्होंने देखा कि बच्चे टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा कर रहे हैं, कंप्यूटर से कैसे टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेल एक अलग तरीके से लिखी जाती है। ब्रेल की मात्राएं अलग होती हैं, प्रिंट की मात्राएं अलग तरीके से लिखी जाती हैं। सो अगर हम केवल बच्चे को ब्रेल पे ही डिपेंडेंट रखेंगे ना, तो वो प्रिंट की मात्राओं में हमेशा गलती करेगा। तो हम क्लास फर्स्ट से ही बच्चे को ब्रेल भी सिखाते हैं और कंप्यूटर भी सिखाते हैं और उस पर टाइपिंग भी सिखाते हैं, जिससे कि हम बच्चे को बता पाएं कि ब्रेल में आप ऐसे लिखेंगे और प्रिंट में आप ऐसे लिखेंगे। जी मैम। तो वो थोड़ा सा एक अंतर होता है ब्रेल टाइपिंग, ब्रेल लिखने में और कंप्यूटर टाइपिंग में। उस पे हमारा पूरा फोकस रहता है। सो जितने भी हमारा मंत्रालय है, हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब का हमें काफी सपोर्ट मिला है इस टारगेट को अचीव करने में। और ये अभी एक शुरुआत है बिल्कुल। और ये शुरुआत अभी हम लोग इस टारगेट को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे मैम, इस बार हमारे केवल 2 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम लैपटॉप के थ्रू दिए हैं, क्योंकि उतने लैपटॉप अवेलेबल नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 10th और 12th हमारी क्लास 100% बच्चे उनके विदाउट स्क्राइब एग्जाम दें। बहुत बढ़िया सर। और सर प्लीज़ करेक्ट मी कि मतलब हमें ये समझ है कि ब्रेल जो शुरुआत के समय के आप कह रहे हैं, पहली से 5वीं तक की बच्चों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए जी। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों देखिए, को, इसीलिए ब्रेल लानी है। बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को भी हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर सकते। ब्रेल उनका मन कर रहा है रात में ब्रेल स्टोरी बुक पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ सकते हैं। एक बार एक स्क्रिप्ट आ जाती है तो बच्चा उसको थ्रू आउट लाइफ नहीं भूलता है। तो ब्रेल बहुत जरूरी है। हम ब्रेल को प्रमोट करते हैं, लेकिन ब्रेल के साथ साथ टेक्नोलॉजी आज समय की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केवल ब्रेल से काम नहीं चलेगा, केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों का एक अच्छा मिक्सअप हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इन दोनों का एक इतना बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसका यूज करके बच्चे बहुत अच्छा समाज में रोल मॉडल बन सकते हैं। तो वो उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी है, जो लोग पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हैं, हमारा मन करता है तो हम भी प्रिंट बुक से पढ़ लेते हैं, हमारा मन करता है हम भी देखिए ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। मैडम क्या है, हम कंप्यूटर के साथ आरबीडी अटैच कर देंगे, तो दूसरी चीजें अटैच कर देंगे, तो वो बच्चे उसके साथ साथ ब्रेल भी पढ़ पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर ये तो बात। इसके अलावा सर एक और बात है कि इंक्लूजन के बारे में अभी आपने थोड़ा बोला, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जहाँ स्पेशल स्कूल्स नहीं है वहाँ पे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में ही जाना होता है। इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हमारे बच्चे भी तो इंक्लूजन में ही जाएंगे। हमेशा वो एक शेड में नहीं रहेंगे, हमेशा एक सेपरेट सोसाइटी में नहीं रहेंगे। उनको इस समाज की मुख्य धारा में जुड़ना ही जुड़ना है। 12th के बाद बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जाते हैं, जामिया मिलिया में जाते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो वहाँ पे तो कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इंक्लूजन इस सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है। लेकिन इंक्लूसिव सेटअप में बच्चों के लिए वे सब रिसोर्सेज होने चाहिए जो उस बच्चे की नीड है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन अभी क्या है कि एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर है, लेकिन आप सोचिए कि एक स्पेशल एजुकेटर है तो वो अगर स्पेशलाइजेशन उसका विजुअल इम्पेयरमेंट में और वहाँ पे एक बच्चा डेफ आ जाता है तो क्या होगा, तब क्या होगा। उस एक टीचर को साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो अभी बहुत कुछ इंक्लूसिव सेटअप में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसीलिए आरसीआई ने भी अभी एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया है। उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा कि हम अलग अलग डिसेबिलिटी को अच्छी तरह पढ़ें और उन 4 साल में जो एक बीए बीएड या बीएससी बीएड जो होगी उसमें अलग अलग डिसेबिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे सीख के एक इस तरह के स्पेशल एजुकेटर हम बना पाएंगे जो कि मैक्सिमम डिसेबिलिटी को कवर कर पाए। लेकिन फिर भी इंक्लूजन एक नीड है और अल्टीमेटली इस सोसाइटी में इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। और बच्चों को, हमारे स्पेशल बच्चों को इंक्लूजन में ही रहना है।
वो कोई अलग स्पेसीज नहीं है, अलग प्रजाति नहीं है, बिल्कुल वो हमारी ही सोसाइटी का, हमारा ही पार्ट है। तो उनको हम अलग करके देख ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं बहुत स्ट्रोंगली मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि इस फील्ड में भी अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैडम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चुनौतियों को दूर नहीं किया जा सकता। अभी स्कूल्स की बिल्डिंग में, अधिकतर बिल्डिंग्स में आपको रैंप देखने को मिलेंगे, लेकिन टैक्टाइल पेविंग नहीं है ना, ब्रेल साइनेज नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग हो या नगर पालिका की बिल्डिंग हो या हमारे हॉस्पिटल हो, हमारे रेलवे स्टेशन हो, ये सब धीरे धीरे एक्सेसिबल बन रहे हैं। सो ये मॉडल है, इंक्लूजन का मॉडल है। और एक्सेसिबिलिटी केवल दिव्यांगों के लिए नहीं है, एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है। बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड एज में कल हम भी जाएंगे तो हमें भी रैंप की जरूरत पड़ेगी, हमें भी व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, नजर कमजोर होती है, सुनाई देना कम होता है, तो हम भी लो विजन कैटेगरी में आ जाएंगे। जी जी। तो ये ना एक्सेसिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो बिल्डिंग्स में हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी में हो, जहाँ पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात सर आपने ये कही। एक प्रश्न ये है सर कि आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपको किस बात के लिए याद रखें, क्या कहेंगे आप इस बात पर? मेरे बच्चे मुझे हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि एक जो उनको, अब मैं क्या इस बारे में बताऊं आपको, उनको जो एक इमोशनल टच मिलता है ना यहाँ पे, जो उनको एक विश्वास डेवलप होता है ना, वो जो फेथ है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे बच्चों का विश्वास टूटना, वो मेरा फेलियर होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चों की अगर कोई जेन्युइन डिमांड है, कोई उनकी नीड है, उसको मैं किसी भी हद तक जाके पूरा करूँ। और इसी चीज को लेके मेरे बच्चे हमेशा मुझे याद करते हैं कि सर को एक बार हमने बोल दिया तो हमारी वो जरूरत जो भी है वो जरूर ही पूरी होगी। तो मैं हमेशा, मेरा प्रयास रहता है मैडम कि मेरे बच्चों को अगर कुछ आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सच में ये इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो मैं किसी भी लेवल तक जाके वो सुविधा अपने बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ। और यही मेरा जुनून है, इससे मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और शायद इसी चीज को बच्चे समझते हैं, इसलिए वो मुझे याद करते हैं कि सर को अगर एक बार बोल दिया तो डेफिनेटली इस चीज में एक्शन होना ही होना है। सर आपका, आपके काम के प्रति जो पैशन है सर, वो हम लोगों ने भी बहुत फील किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर जिस शिद्दत से आप काम करते हैं, आप ज़रूर उनकी, और आप रखते भी हैं, मैंने देखा है मीटिंग्स में बच्चों की जो बात होती है उनको रखना और उसको किस तरह से पूरा करना है सर, उस पर पूरा आपका ध्यान रहता है। तो बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको इस बात के लिए। थैंक यू मैम। जी सर जी। और सर एक प्रश्न और है हमारा ये कि अगर कोई लिसनर आपको सुन रहा है और वो स्कूल में अपना योगदान देना चाहता है, मान लीजिए अपने स्किल के थ्रू या फिर इन टर्म्स ऑफ अपना टाइम देना चाहते हैं, या कोई अगर कुछ फाइनेंशियली भी देना चाहते हैं कुछ, तो क्या मतलब बहुत कैसे अच्छा कर सकते हैं आपने वो? क्वेश्चन किया है, क्या क्योंकि करना अक्सर चाहिए? लोग आते हैं कि हमें अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है और हमें मिठाई बांटनी है। वो सब हम अलाउड कभी नहीं करते, क्योंकि उससे एक दिन की मिठाई खाने से क्या होगा। जब हम कोर्स कर रहे थे तो हमारे एक टीचर, वीआई टीचर थे वो, उन्होंने एक बार बताया कि वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे अक्सर लोग आते थे और अक्सर जो मृतक होते थे उनकी अंत्येष्टि का बाद में सामान बांटने के लिए आते थे। तो उस समय उन्होंने बताया, उनकी साइकोलॉजी आप देखिए कि इंतजार करते थे कि आज कोई मरा नहीं है, आज कोई किसी की तेरहवीं नहीं है, हमें सामान नहीं मिला। तो इसलिए इस तरह की सोच हमें अपने बच्चों में डेवलप नहीं करनी है। सो मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने स्कूल में कभी भी इस तरह के सेलिब्रेशन अलाउड नहीं करते हैं कि किसी के बच्चे का बर्थडे है तो वहाँ पे केक कटेगा या स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, नेवर। जो हमारे बच्चे हैं जिस तरह वे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह दूसरे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी बहुत रिच फैमिली के लोगों को अलाउड नहीं है स्कूल में आके हमारे बच्चों को दान देना, क्योंकि वो उससे उनको हम लोग आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में क्या है ना, हम लोग ज्योतिषी को, दान पुण्य को बहुत मानते हैं। तो उनको शायद लगता होगा कि हम दृष्टि दिव्यांग बच्चों को एक दिन कुछ मिठाई खिला दे, कुछ केले खिला दे तो उनका बहुत भला होने वाला है। उनका भला या बुरा तो मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है, लेकिन उससे हमारे बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है।
तो हम इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन CSR के थ्रू हम फंड्स एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी ONGC ने हमको लैपटॉप दिए, इससे पहले टॉर्चिट से हमें एक्सेसिबिलिटी किट मिली है, और अभी रेज लाइन फाउंडेशन से हमें बहुत सारी एक्सेसिबल बुक्स मिली हैं। सो अगर इस तरह के कुछ कारपोरेट हाउस हमें CSR देना चाहते हैं तो हमेशा उनका वेलकम है, और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं स्कूल में लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर्स के थ्रू। वो हमें ये सब चीज़ें अगर देना चाहते हैं तो उनका हमेशा स्वागत है। लेकिन कभी भी हमारे स्कूल में कोई मिठाई या फ्रूट लेके आएंगे तो हम उनको अलाउड कभी नहीं करेंगे। इस बात से हम ये भी क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम किसी धर्म या किसी मान्यता के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हमारा अपना स्टैंड है हमारे बच्चों को देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो बेहतर है हम वही करने का प्रयास करते हैं, और ये सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। क्यों रिच फैमिली के लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे गरीब बच्चों को, एक दिन के लिए उनका बर्थडे है तो एक दिन के लिए वो खाना बांट के आ जाएंगे। अगर आपको खाना ही देना है तो एवरीडे दीजिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, कोई छोटा मोटा रोजगार कर ले, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो अगर हम कुछ कर सकते हैं, एक व्यक्ति का भी हमें जरूरत नहीं है 100 लोगों को खाना खिलाने की, हम एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लें, उसकी नीड को समझें, उसकी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और उसको बिजनेस उसका स्टार्टअप करने में हम उसकी मदद करें। सो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक दिन का अच्छा खाना आपने होटल से उसको लाके खाना खिला दिया, उससे उसका अच्छा होना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बैगर फैमिली के लोग होते हैं, बहुत सारे लिप्रोसी के लोग होते हैं, बहुत सारे डिसेबल्ड भी होते हैं। क्यों भाई, हम क्यों उनको इस तरह की फैसिलिटी दें? आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, इस सोसाइटी का नजरिया चेंज करना है। तो मेरा तो मकसद यही है मैम। बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी का नजरिया चेंज करना, और एक लाना है तो परमानेंट आपको स्किल देकर उनको बिल्कुल उनको आप प्रमोट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको एक फाइनेंशियल एड देते हैं 10,000 रुपए की, आप एक किसी ऑर्थोपेडिक कोई डिसेबल्ड है उसको मदद करते हैं, तो हो सकता है कि वो फ्रूट सेलर बन जाए। एक दिन में अगर वो केले, सेब या कोई सीजनल फ्रूट भी बेचेगा तो उसकी 500 से 1,000 रुपए इनकम होगी। तो उसका तो रोजगार शुरू हो जाएगा ना। सही बात है सर, बिल्कुल। तो इस तरह की मैं सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप दूसरे लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनने में मदद कीजिए। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। और सर लास्ट में हम आपसे चाहेंगे, अगर आपका कोई मैसेज है आप अपने सुनने वालों को देना चाहते हैं। देखिए, मेरा ओनली मैसेज है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिव्यांग दिखाई देते हैं तो उनको आपको किसी भी तरीके से भीख देने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके बारे में जान सकते हैं, आप उनको अपना समय दीजिए, समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उनको 5 मिनट या 10 मिनट देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आप यहाँ पे कैसे आए, हो सकता है कि आप उनको बेहतर गाइड कर पाएं, हो सकता है कि उन्हें आपकी काउंसलिंग की जरूरत हो सकता है कि आप उनके परिवार से, वो बिछड़े हुए लोग हों, आप उनको उनके परिवार से मिलवा दें। तो आप उनको 10 रुपये, 5 रुपये या 100 रुपये देने के बजाय आप उनको अपना समय दें। मैं यही कहना चाहूँगा इस सोसाइटी से, जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, कि कभी भी किसी भी चौराहे पे अगर आपको कोई भी इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं, चाहे वो दिव्यांग है या नॉन दिव्यांग है, और वो आपसे कुछ मांगते हैं, तो आप उनको अपना समय दीजिए, आप उनकी प्रॉब्लम को सुनिए। और सरकार की बहुत सारी स्कीम है, आप उनको सरकार की स्कीम के बारे में बताइए। इससे एक जो अवेयरनेस जनरेट होगी तो आपको आने वाले समय में फिर उन चौराहों पे कोई भी दिखाई नहीं देंगे। वो इसलिए दिखाई नहीं देंगे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो यही मेरा मैसेज है मैम। बहुत बढ़िया मैसेज है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज सिर्फ एक हमने जो मुलाकात की, हमने सिर्फ एक स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं की, बल्कि हमने अपने इस एपिसोड के ज़रिए हम ये देखा कि कैसे एक नई सोच और एक बेहतर दुनिया बन सकती है, और इसके माध्यम से हम एक बेहतर दुनिया की समझ भी अपने साथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच 91.2 NIVH हेलो दून पर हमें ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले फिर किसी और एपिसोड में। थैंक यू।